बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम नीट प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए लेकर आया है लाइव डिजिटल क्लासेस ऑन यूट्यूब चैनल, प्री रिकॉर्डेड क्लास, क्लासरूम वीडियो, स्पेशल सेशन, चैट रूम। घर बैठे पूछिए सवाल, रिवीजन भी आसान। लॉकडाउन में सुनहरे सपनों को दे नई उड़ान। बायोम नगराटोली और हीलू प्राची, एडमिशन गोइंग ऑन। बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। हेलो स्टूडेंट्स, आपको वेक्टर का जो वर्कशीट है 1 to 5 उसका आंसर आपको मिल गया होगा आंसर की। ठीक है, आप में से बहुत बच्चों ने कल मुझे डाउट भी भेजा है। ठीक है, डाउट को एड्रेस करना है और आई होप कि आपने यूनिट डायमेंशन एरर जो है वो भी प्रॉपरली तैयार कर लिया। और आप फर्स्ट बैच हैं तो फर्स्ट बैच के मुझे लगता है कि सभी बच्चों ने ऑलमोस्ट तैयार कर लिया होगा। ठीक है, फर्स्ट बैच के जितने बच्चे हैं उन्होंने यूनिट डायमेंशन एरर पूरा तैयार कर लिया है और वेक्टर भी आपने पूरा तैयार कर लिया है। आई होप कि आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे और इस चैप्टर में क्या क्या होता है ये भी कंटेंट आप समझ गए होंगे। यूनिट डायमेंशन एरर में फिजिकल वर्ल्ड डायमेंशन लिखना सीखते हैं, उसके 6 एप्लीकेशन सीखते हैं, एरर के 8 फार्मूलाज हैं और सिग्निफिकेंट फिगर है। वेक्टर में हम सबसे पहले वेक्टर को रिप्रेजेंट करना सीखते हैं, कंपोनेंट फॉर्म सीखते हैं और मैग्नीट्यूड एंगल फॉर्म सीखते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर सीखते हैं, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर सीखते हैं। उसके बाद हम डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट सीखते हैं। इन चैप्टरों में क्या है, गुड मॉर्निंग ऑल, इन चैप्टरों में क्या है ये आप अच्छे से जान रहे हैं अब। और आप लोगों ने आई होप कि ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा, ज़्यादातर क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया होगा आई होप। यूनिट डायमेंशन एरर में आपने वर्कशीट 1 to वर्कशीट 5, वर्कशीट में जो क्वेश्चन हैं वो अलग अलग वैरायटी के हैं और गुड डेप्थ लिए हुए हैं और सीखने के लिए बहुत अच्छी वर्कशीट डिज़ाइन की गई है ये वर्कशीट 1 to 5। और आपको पता ही है कि आपने यूनिट डायमेंशन में पहले वर्कशीट 1 to 5 किया और फिर फाइनल वर्कशीट आपने ज़रूर सॉल्व किया होगा। उसमें आप प्रीवियस ईयर मेंस का जो क्वेश्चन है वो आप बाद में भी सॉल्व कर सकते हैं और नीट का जो एक प्रैक्टिस पेपर दिया हुआ है 45 क्वेश्चन का वो भी आप चाहें तो लास्ट में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब वेक्टर में आपने वर्कशीट 1 to 5 सॉल्व कर लिया है तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अब मुझे यूनिट डायमेंशन से लेके वेक्टर तक नोट्स में आप क्या करें, फर्स्ट पेज और लास्ट पेज भेज दें वेक्टर का। मुझे पता चल जाएगा, कंफर्म हो जाऊंगा कि सभी बच्चों ने नोट्स प्रॉपरली तैयार कर लिया है। और वर्कशीट में भी ऐसा ही करें, यूनिट डायमेंशन का वर्कशीट 1 का फर्स्ट पेज और वेक्टर का वर्कशीट 5 का लास्ट पेज, ये 4 पेज आप मुझे भेजें। यूनिट डायमेंशन का फर्स्ट और वेक्टर का लास्ट, वर्कशीट का भी फर्स्ट और वेक्टर का वर्कशीट 5 का लास्ट। यू मैच योर आंसर, आपको दोनों वर्कशीट का आंसर दे दिया गया है। फाइनल वर्कशीट में जो आंसर है वो बोल्ड से लिखा हुआ है, आपने ये देखा होगा। वेक्टर के भी फाइनल वर्कशीट में और यूनिट डायमेंशन एरर के फाइनल वर्कशीट में जो आंसर है वो बोल्ड से लिखा हुआ है, ये आपने देखा होगा। ठीक है, ओके। तो आज मैं आपके डाउट को क्लियर कर देता हूं, ये दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक बात आपसे ये मैं फिर बता रहा हूं, ये शेयर कर रहा हूं कि 11th का बच्चा हो या टारगेट का बच्चा हो सकता है आप में कोई टारगेट का भी हो। ठीक है, हो सकता है आप में से कई 11th के भी हों, लेकिन फिजिक्स में इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए पहले 4 चैप्टर बहुत जरूरी होते हैं। द फर्स्ट 4 चैप्टर ये आपका फिजिक्स में इंटरेस्ट क्रिएट करता है और यदि आपका फिजिक्स में इंटरेस्ट इन 4 चैप्टरों को यदि आपने इजीली समझ लिया, यूनिट डायमेंशन एरर,
दूसरा चैप्टर है बेटा वेक्टर इंक्लूडिंग ट्रिगोनोमेट्री। तीसरा चैप्टर है काइनेमेटिक्स इंक्लूडिंग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ग्राफ। काइनेमेटिक्स इंक्लूडिंग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एंड ग्राफ एंड लॉज ऑफ मोशन, उसे हम इक्वेशन ऑफ मोशन भी कह सकते हैं तीसरे को। तो चार चीजें यदि आपने अच्छे से समझ लिया, चार बेसिक पॉइंट, किसी की यूनिट और डायमेंशन लिखनी यदि आपने सीख ली, आपने यदि किसी की यूनिट और डायमेंशन लिखनी सीख ली, आपने किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना, उसको बांटना आपने सीख लिया, आपने इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना सीख लिया, और यदि आपने लॉज ऑफ मोशन कि ये मोशन क्यों हो रहा है वो सीख लिया, तो ये चार बेसिक चैप्टर हैं बेटा। बाकी 11th के या जितने भी सारे चैप्टर हैं वो इन चीजों को तो यूज करते ही करते हैं, ठीक है। दीज आर द बेसिक्स। यूनिट डायमेंशन यदि किसी क्वांटिटी का लिखना आपने सीखा, यदि आपने वेक्टर, उसका रिजोल्यूशन, वेक्टर का सम, वेक्टर का सब्सट्रैक्शन सीख लिया, यदि आपने इक्वेशन ऑफ मोशन प्रॉपरली सीख लिया, और यदि लॉज ऑफ मोशन आपने सीख लिया, तो दीज 4 आर द बेसिक्स चैप्टर। इसमें से 2 मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। यदि आपने इन 4 चैप्टर में अपना इंटरेस्ट और अपनी चीजें यदि आपने प्रॉपर वे में यदि ये चारों चैप्टर सीखा, तो आगे की फिजिक्स आपको इजी लगेगी। और फिजिक्स में मार्क्स भी इन कंपैरिजन टू बायो या उससे ज्यादा भी आते रहते हैं। बायो से भी ज्यादा मार्क्स ये कई बार दे जाता है। उसकी वजह रहती है कि जिसकी फिजिक्स क्लियर है उसके नंबर आते हैं, और जिसके क्लियर नहीं है, जिसका कंफ्यूजन क्रिएट होना चालू हो गया बेटा, वो फिजिक्स में फंस जाता है। तो ऑल योर इंटरेस्ट इन फिजिक्स डिपेंड ऑन दीज 4 चैप्टर्स। आपका जो फिजिक्स में इंटरेस्ट है या आपका जो फाउंडेशन है, आपकी जो नींव है, वो इन 4 चैप्टर पर डिपेंड करती है कि आगे की फिजिक्स आप किस तरीके से सीखेंगे, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि आप सभी, चाहे वो बच्चा फाउंडेशन का हो चाहे वो टारगेट का है, अपनी फिजिक्स को स्ट्रांग करने पे फोकस करें, क्योंकि मेडिकल एस्पिरेंट में यदि फिजिक्स में उसके नंबर उठ जाते हैं तो वो सिलेक्शन के करीब चला जाता है, क्योंकि बायो में मार्क्स आ जाते हैं मेडिकल एस्पिरेंट्स के। फिजिक्स में यदि उसका इंटरेस्ट और यदि वो फिजिक्स की उसकी बेसिक यदि अच्छी है तो वो बेहतर नंबर ला सकता है। तो आप ये चारों चैप्टर प्रॉपरली सीखने का प्रयास करेंगे, ठीक है, और अपनी बेसिक्स को आप प्रॉपर स्ट्रांग करेंगे, ठीक है। अब मैं आपके डाउट की तरफ आता हूं बेटा। इन योर डाउट, अब मैं आपके डाउट की तरफ चल रहा हूं, जरा ध्यान देंगे आप। अब आप ध्यान दें, आया हुआ है वर्कशीट 2 का क्वेश्चन नंबर 4। वर्कशीट 2 क्वेश्चन नंबर 4 आपका डाउट है, ठीक है। तो अभी अपन देख लेते हैं वर्कशीट 2 क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। देखते हैं एक बार जरा वर्कशीट 2 का क्वेश्चन नंबर 4, समझो जरा एक बार क्या कह रहा है। ये कह रहा है नॉर्मल रिएक्शन एन इज ए फोर्स एक्सर्टेड बाय सरफेस ऑन द ब्लॉक परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट। यहां ध्यान दें क्या कह रहा है। ये है वर्कशीट 2 का क्वेश्चन नंबर 4। ये आपका डाउट आया हुआ है। कह रहा है कि ये आप बात समझें कि ये एक इंक्लाइंड सरफेस है और इंक्लाइंड सरफेस पर ये 1 किलो का एक ऑब्जेक्ट लगाया हुआ है। इंक्लाइंड सरफेस पर 1 किलो का ये ऑब्जेक्ट लगाया हुआ है। कह रहा है कि इस पर नॉर्मल रिएक्शन जो है वो इधर की तरफ है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इस इंक्लाइंड सरफेस के परपेंडिकुलर है। और ये भी कह रहा है कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है ये 8 न्यूटन का है। कहता है कि इसका कंपोनेंट निकालिए आप, इसका इस मेथड में आप कंपोनेंट निकालिए। ये वाला एक्स एक्सिस है और ये वाला वाई एक्सिस है,
ठीक है, देखो बेटे ये मैंने सबसे पहले इंक्लाइंड प्लेन ड्रॉ कर दिया। इंक्लाइंड प्लेन जो है वो 37 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये जो इंक्लाइंड प्लेन है ये टोटल यहां से 37 डिग्री का एंगल बना रहा है, और नॉर्मल जो है वो इस इंक्लाइंड प्लेन पर नॉर्मल 8 न्यूटन का है, और इस इंक्लाइंड प्लेन पर 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, इस इंक्लाइंड प्लेन पर 90 का एंगल है, तो ये वाला 53 और ये वाला 37। कैसे हुआ बेटा, इस पर ये वाला परपेंडिकुलर है, तो ये 37 ये 53, तो ये वाला 37। अब नॉर्मल 8 न्यूटन का है और 37 के एंगल पर है, तो इस नॉर्मल के कंपोनेंट क्या हो जाएंगे बोलो, ये हो जाएगा -8 sin 37 आई कैप और +8 cos 37 जे कैप। ये बात समझें, 37 जिस एक्सिस के साथ 37 इंक्लूड है वहां होगा cos, और जिसमें इंक्लूड नहीं है वहां पर होगा ये वाला साइन। ठीक है, तो ये हो जाएगा -8 sin 37 आई कैप +8 cos 37 जे कैप। ठीक है, तो जो नॉर्मल हो जाएगा बेटा वो क्या हो जाएगा, जो नॉर्मल हो जाएगा वो हो जाएगा -8 × 3/5 आई कैप +8 × 4/5 जे कैप। तो जो नॉर्मल हो जाएगा वो हो जाएगा -4.8 आई कैप। ठीक है, और ये वाला हो जाएगा प्लस का 6.4 जे कैप। तो नॉर्मल ये हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, ये वेक्टर है, इसका कंपोनेंट लिखना है और दिस बिकम्स द आंसर। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्कशीट 2 का ये क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो डाउट आया हुआ है वो आप समझेंगे। व्हाट इज द नेक्स्ट डाउट? नेक्स्ट डाउट है वर्कशीट 3 का क्वेश्चन 2, 6, 7, 4, 8। वर्कशीट 3 का क्वेश्चन है बेटा, इसमें जो अच्छा क्वेश्चन होगा वो मैं बताऊंगा। आया हुआ है वर्कशीट 3 के एक बच्चे का 2, 7, 4, 8 और 6। तो वर्कशीट 3 में एक बार हम लोग चलते हैं वर्कशीट 3 में। ध्यान दें जरा वर्कशीट 3 की तरफ। तो वर्कशीट 3 में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक बच्चे का डाउट है, बात समझना जरा। ए मैन मूव 10 मीटर इन डायरेक्शन ऑफ, ये सिचुएशन है, जरा समझते रहो, आपको यहां पे हिंट मिल जाए तो काफी है। कह रहा है ए मैन, ये वाला बेटा नॉर्थ है, ये वाला साउथ है, ये वाला ईस्ट है, ये वाला वेस्ट है। ए मैन मूव, क्वेश्चन वर्कशीट 2 का क्वेश्चन नंबर 5, मोनिका सृष्टि का मैसेज है। वर्कशीट 2 नंबर 5 बिल्कुल अभी सॉल्व कर देते हैं मोनिका, ध्यान दें जरा। यहां भी लिख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, आप चैट बॉक्स पे भी आप मुझे बोल सकते हैं, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे भी बोल सकते हैं। अच्छा ध्यान दो, वर्कशीट 3 में कह रहा है ए मैन मूव 10 मीटर इन द डायरेक्शन 30 मीटर नॉर्थ ऑफ ईस्ट। 10 मीटर 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट से 30 डिग्री नॉर्थ है। 10 10√2 इन साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट का मतलब बेटा बिल्कुल बीच में, और ये वाला दिया हुआ है 10√2, साउथ वेस्ट का मतलब होता है बिल्कुल बीचों बीच। ठीक है, ओके। और फिर बोल रहा है फाइनली 20 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, और ये वाला जो है ये है 20 मीटर। तो कह रहा है नेट डिस्प्लेसमेंट बताइए। नेट डिस्प्लेसमेंट, तो सबसे पहले S1 वेक्टर लिख देंगे हम। S1 क्या हो जाएगा बोलो, 10 cos 30 आई कैप प्लस 10 sin 30 जे कैप, और ये हो जाएगा बेटा 5√3 आई कैप प्लस 5 जे कैप। S2 वेक्टर लिख देंगे हम, क्या लिखेंगे, -10√2 cos 45 आई कैप प्लस 10√2 sin 45 जे कैप। 10√2 cos 45 आई कैप और 10√2 sin 45 जे कैप, तो ये हो जाएगा -10√2 1/√2 प्लस 10√2 1/√2 जे कैप,
और ये हो जाएगा -10 आई कैप -10 जे कैप, ये भी माइनस का होगा यहाँ पे, ये भी माइनस का होगा। और तीसरा डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे -20 साइन 60 आई कैप प्लस का, इधर देखो इधर हो जाएगा 20 साइन 60 आई कैप और -20 कॉस 60 जे कैप, तो ये वाला हो जाएगा 20√3/2 आई कैप और 21/2 जे कैप, ये हो जाएगा 10√3 आई कैप -10 जे कैप। तीनों का आई से आई जे से जे जोड़ दो आप, S1 वेक्टर प्लस S2 वेक्टर प्लस S3 वेक्टर जोड़ दोगे आप 5√3 माइनस का 10 प्लस का 10√3 आई कैप और प्लस का 5 माइनस का 10 जे कैप, ये हो जाएगा 15√3 -10 आई कैप और प्लस माइनस का 15 जे कैप। कैसे लिखना है उसको अपन देखते हैं कैसे लिखें। इसका हमने कंपोनेंट ले लिया बेटा, ठीक है, तो इसका कंपोनेंट, इसका कंपोनेंट, इसका कंपोनेंट और तीनों का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हमने निकाल लिया, ठीक है, तीनों का हमने रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया। ये आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब ध्यान देंगे जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चीजों को समझते रहेंगे आप, डिस्कशन में थोड़ा सा फास्ट भी हो सकता है, ठीक है। अब आप ध्यान दें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या था? 4 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा, देख लो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। दीक्षा कहती है सर साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, कोई एंगल गिवन नहीं है तो 60 डिग्री एंगल नहीं होगा। नहीं बेटा, साउथ वेस्ट मतलब होता है ठीक बीच में, 45 डिग्री का एंगल हो जाएगा बेटा, ठीक है, 45। वर्कशीट 5 का डाउट है बेटा, ठीक है नैना, अभी आप सॉल्व कर देंगे उसको, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब देखो 4th नंबर क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है पार्टिकल P इज एक्टेड अपॉन 3 कोप्लेनर फोर्स। देखो बेटा ऐसे में हम लोग सबसे पहले एक्सिस बना लो, ये सबसे पहले एक्सिस बना लोगे, ये वाला इधर की तरफ है एक 150 न्यूटन का फोर्स, एक इधर की तरफ है 200 न्यूटन का फोर्स 30 डिग्री पर, और एक तीसरा फोर्स इधर है बेटा 100 न्यूटन का। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? वर्कशीट 5 यस 4 9 12 14 ओके बता देंगे बेटा, ठीक है। आगे ध्यान देंगे जरा, रिजल्टेंट क्या होगा? तो पहले बेटा समेशन एफएक्स लिखना सीखो। समेशन एफएक्स क्या होगा? 150 का तो पूरा कंपोनेंट एक्स में ही है ना, इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा? 200 cos 30 और इसका x कंपोनेंट क्या होगा? 0। तो x कंपोनेंट क्या हो गया? 150 200√3/2 150 प्लस 100√3 और √3 को हम बेटा 1.7 लिख देते हैं, तो 150 प्लस 170 x कंपोनेंट होगा 320। अच्छा y कंपोनेंट क्या होगा बेटा? 150 का y कंपोनेंट क्या है? 0 है क्योंकि ये x में है। 200 का y कंपोनेंट क्या है? 200 साइन 30 और माइनस 100, तो y कंपोनेंट क्या है बेटा? इसका 0 है। y कंपोनेंट क्या है? तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा इन तीनों का? रिजल्टेंट फोर्स इन तीनों का क्या होगा? 320 न्यूटन इन प्लस x डायरेक्शन, 320 न्यूटन इन प्लस x डायरेक्शन, दिस वन इज द रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ओके बेटा। इसी में एक क्वेश्चन बाकी तो इसको हमने सॉल्व किया हुआ है, जो सिमिलरली सॉल्व हो जाएगा उसको आप सॉल्व करेंगे। इसी में एक क्वेश्चन है 6 नंबर डाउट देखो जरा एक बार। 3 फोर्सेज आर एक्टिंग on a particle as shown in figure। 3 forces 6 नंबर डाउट देखो एक बार। 3 फोर्स हैं बेटा, आर एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल एज शोन इन द फिगर, ठीक है। ये वाला है 1 न्यूटन,
ये वाला है 1 न्यूटन 30 डिग्री, ये वाला है 4 न्यूटन, ये वाला है 4 न्यूटन 60 डिग्री, ये वाला 4 न्यूटन 60 डिग्री, और ये वाला है 2 न्यूटन 30 डिग्री, ये वाला है 2 न्यूटन 30 डिग्री। ठीक है, कह रहा है टू रिजल्टेंट फोर्स ओनली अलोंग वाई डायरेक्शन। अगला चाहता है कि रिजल्टेंट फोर्स इज अलोंग वाई डायरेक्शन, इज अलोंग वाई डायरेक्शन। इट मींस सो एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाना चाहिए। एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट ये क्या हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए, तभी तो जो रिजल्टेंट बचेगा वो वाई में बचेगा। तो इसके लिए एडिशनल कितना फोर्स हम लगाएं? अच्छा देखो बेटा, एक्स कंपोनेंट सबका निकालो। एक्स कंपोनेंट पहले का निकालो। पहले का एक्स कंपोनेंट है 1 sin 30, दूसरे का एक्स कंपोनेंट -4 cos 60, तीसरे का एक्स कंपोनेंट -2 sin 30 प्लस 2 sin 30, तो ये हो गया 1/2 -4 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 1/2। ये वाला हो गया 1/2 -2 प्लस 1, ये हो गया टोटल -1/2। इन तीनों का जो रिजल्टेंट एक्स कंपोनेंट है बेटा वो इधर की तरफ है। सो समेशन एफ एक्स 0, इसके लिए ए फोर्स ऑफ 0.5 न्यूटन वर्क इन प्लस एक्स डायरेक्शन। मेरी बात समझे, इन तीनों का रिजल्टेंट एक्स कंपोनेंट, इन तीनों का रिजल्टेंट एक्स कंपोनेंट -1/2 है। इन तीनों का ही रिजल्टेंट एक्स कंपोनेंट क्या है बेटा? -1/2 है। ठीक है, इसका मतलब तीनों का एक्स कंपोनेंट इधर है और एक्स एक कौन सा फोर्स लगाएं? तो जब तीनों का रिजल्टेंट फोर्स इधर है तो कौन सा फोर्स लगाएं कि एक्स कंपोनेंट 0 हो जाए? तो एक्स कंपोनेंट कब 0 होगा? जब जितना फोर्स एक्स का इधर आ रहा है उतना इधर लगा दो। तो इन तीनों का रिजल्टेंट एक्स कितना है? माइनस का 0.5, तो तुम प्लस के 0.5 में यदि एडिशनल फोर्स लगा दोगे तो रिजल्टेंट जो है वो क्या हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। समझ रहे हो बात? तो रिजल्टेंट 0 कब होगा? जब 0.5 न्यूटन का फोर्स प्लस एक्स डायरेक्शन में लगा दिया जाए। ओके, इस क्वेश्चन में और कोई है? 7 नंबर और 8 नंबर देख लेते हैं जरा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सिमिलर क्वेश्चन मैं अवॉइड कर रहा हूं, आप समझते रहें चीजों को, ध्यान देंगे जरा। 7 नंबर पर हम लोग जा रहे हैं। ए पार्टिकल मूविंग विथ स्पीड ऑफ 10√2 एंड स्ट्राइक विथ ए वॉल एंड 45 डिग्री एंगल। ये बात समझना बेटा, एक पार्टिकल इधर जा रहा है v0 की स्पीड से 45 डिग्री पर गया और फाइनली इधर चला गया v0 की स्पीड से 45 डिग्री पर गया। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो 45 पर इधर गया, देखो मैं क्या कर रहा हूं, ये वाला 45 है बेटे, तो ये वाला भी 45 होगा। तो इधर क्या होगा? v cos 45 और इधर क्या होगा बोलो? मान लो ये v है इधर, तो इधर क्या होगा? v0 sin 45। तो पहले इनिशियल वेलोसिटी क्या थी बोलो? इधर को कंपोनेंट को प्लस ले लो, तो ये हो गया v cos 45 i कैप प्लस v0 sin 45 j कैप, v इनिशियल। अच्छा, v फाइनल क्या है वो देखो, फाइनली ये इधर गया है और v0 की वेलोसिटी से गया है, तो ये वाला 45, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा बोलो? 45। ठीक है, फाइनली v0 से इधर गया है, तो ये वाला 45, तो ये वाला 45, तो इधर क्या हो जाएगा? v0 cos 45 और ये क्या हो जाएगा? v0 sin 45। तो क्या हो जाएगा? v फाइनल बोलो, इधर की तरफ आ गया माइनस v0 cos 45 i कैप प्लस v0 sin 45 j कैप। ओके, बता देंगे दीक्षा। 5 नंबर क्वेश्चन, वर्कशीट कौन सा है वो लिख दो, वहां पे वर्कशीट भी लिख दो दीक्षा।
तो ये क्या हो जाएगा बोलो, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा बोलो, यहां पे हम कह रहे हैं चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है बोलो, v फाइनल माइनस v इनिशियल। तो v फाइनल में जब v इनिशियल घटेगा बेटा तो ये आ जाएगा माइनस का 2v0 cos 45 i कैप। ये बात आप समझें, जब इसमें से इसको हम माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 2v0 cos 45 i कैप। तो ये हो जाएगा बेटा माइनस का 2 और v0 की स्पीड है बेटा 10√2 इंटू 1/√2 i कैप। तो ये होगा -20 i कैप। मैग्नीट्यूड बोल रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ये आप कैसे हुआ समझना जरा बात। ये वाला इधर हमने किया है, ठीक है, तो इसका कंपोनेंट हमने देखो पहले इधर जा रहा था तो ये 45 तो ये 45, तो x एक्सिस इधर है, y एक्सिस इधर है, v0 cos v0 sin। जा इधर रहा था ये 45 तो ये 45, तो v0 cos v0 sin। ठीक है, इसका x पॉजिटिव y पॉजिटिव, इसका x नेगेटिव क्योंकि इधर आ गया बेटा, और y पॉजिटिव। ठीक है, तो हमने ये लिख दिया। ओके आगे समझें, इसी का 5 नंबर क्वेश्चन भी आया है एक बच्चे का, ध्यान देंगे जरा 5 नंबर क्वेश्चन पर जरा। ठीक है, ध्यान देंगे जरा बात पर। हम लोग कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर कितने पर बात करेंगे हम लोग, अब क्वेश्चन नंबर 5 नंबर पर हम लोग बात करेंगे। बात समझना, 5 फोर्सेस 2 न्यूटन, √3 न्यूटन, 5 न्यूटन, ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन है y और ये सिचुएशन है x। ठीक है, और ये वाला हो गया 2 न्यूटन, ये वाला हो गया √3 न्यूटन। ठीक है, 30 डिग्री का एंगल है बेटा ये। फिर ये वाला हो गया 5 न्यूटन, फिर ये 30 डिग्री का एंगल है। फिर ये वाला हो गया √3 न्यूटन, ये भी 30 डिग्री का एंगल है। और ये वाला हो गया 2 न्यूटन, ये भी 30 डिग्री का एंगल है। और हमने इसको एक्स वाई कर दिया है, समझना। रिजल्टेंट बताना है, समेशन एफ एक्स क्या हो जाएगा समझना। 2 न्यूटन का तो पूरा 2 न्यूटन है बेटा, √3 का cos 30, देखो डायरेक्ट कर रहा हूं सबका, सबका x कंपोनेंट डायरेक्ट कर रहा हूं। 2 का तो हो गया 2, √3 का cos 30 प्लस 5 का cos 60 प्लस √3 का x कंपोनेंट 0 और माइनस का 2 sin 30। तो सबका x कंपोनेंट हमने एक साथ लिख दिया। बात समझना, 2 तो x, इसका x कंपोनेंट ये y नहीं होगा, इसका x कंपोनेंट √3 cos 30, इसका 5 cos 60 क्योंकि 30 30 60, इसका x कंपोनेंट बेटा होगा नहीं क्योंकि y में है, और इसका x कंपोनेंट ये होगा। तो ये होगा √3 इंटू 3/2 प्लस 5 इंटू 1/2, ये हो जाएगा 2 प्लस 3/2 प्लस 5/2 माइनस 1, ये हो जाएगा बेटा 2 प्लस 4 माइनस 1, ये हो जाएगा 5। और समेशन एफ वाई, सबका y कंपोनेंट क्या होगा जरा हम उसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं। ऑल का y कंपोनेंट कितना हो जाएगा, इसकी तरफ ध्यान दें जरा। अब एक बार रिजल्टेंट क्या होगा ये बता रहा है। तो x कंपोनेंट तो हमने निकाल लिया, 2 न्यूटन, √3 का cos 30, 5 का cos 60 और माइनस 2 न्यूटन का ये हो गया। ठीक है, समेशन y एफ वाई क्या हो जाएगा बोलो, 2 न्यूटन का 0 प्लस का √3 sin 30 प्लस का 5 का sin 60, 5 का sin 60। बात समझना, √3 का sin 30 क्योंकि ये 30 बना रहा है, 5 का sin 60 और प्लस का √3 और प्लस का 2 cos 30, 2 cos 30। तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस √3/2 प्लस 5 √3/2 प्लस √3 प्लस 2 √3/2। तो ये हो जाएगा √3/2 प्लस 5 √3/2
प्लस √3 प्लस √3, ये हो जाएगा 3√3 प्लस 2√3, ये हो जाएगा 5√3। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा 5i कैप प्लस 5√3j कैप। तो रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बोलो 5 का स्क्वायर 5√3 का स्क्वायर। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बेटे 25 प्लस 75 √100, ये हो जाएगा रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट 10 न्यूटन। रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट कितना होगा बेटा 10 न्यूटन। अच्छा ये भी देख लो एंगल क्या बनाएगा, ये है बेटा fx है बेटा 5 और f/, है बेटा 5√3। तो f/, को यहां पे रख दो, f/, यहां रखो, तो रिजल्टेंट यदि फाई एंगल बनाएगा तो क्या हो जाएगा बोलो 10 फाई बराबर 5√3/5, तो फाई हो जाएगा 60 डिग्री। फाई कितना हो जाएगा बेटा 60 डिग्री। कैसे, ये रहा f/, ये रहा fx, तो f/, को यहां शिफ्ट करो, ये 5 बनाएगा तो f/, अपॉन fx, 10 फाई बराबर f/, अपॉन fx, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। ओके, बात समझ गए, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा, 8 नंबर की बात कर रहे हैं हम लोग। 8 नंबर देखो, ए कार इज गोइंग टू नॉर्थ एट दिस। देखो क्या कह रहा है बेटा, ये जरा देखें, ये रहा नॉर्थ, ये रहा साउथ, ये रहा ईस्ट, ये रहा वेस्ट। एक कार जा रहा है 20√2 मीटर पर सेकेंड से नॉर्थ, एक कार जा रहा है 20√2 मीटर पर सेकेंड से, v इनिशियल बराबर दिस, टर्न राइट, राइट टर्न हो जाता है विदाउट चेंजिंग स्पीड, मतलब इधर आ जाता है बेटा, और 20√2 मीटर पर सेकेंड से इधर जाता है, ये हो गया v फाइनल। दिस वन इज v फाइनल। फाइंड चेंज इन वेलोसिटी ऑफ कार। आप बात समझें, ये है बेटा v फाइनल, ये है v फाइनल, और चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है बेटा v फाइनल में घटाएंगे v इनिशियल, मतलब v फाइनल में जोड़ेंगे हम लोग क्या v इनिशियल। v फाइनल में हम लोग क्या ऐड करेंगे v इनिशियल ऐड करेंगे। तो ये वाला क्या हुआ v फाइनल शिफ्ट कर दो, और v इनिशियल इधर है तो माइनस का v इनिशियल ये हुआ, नहीं हुआ क्योंकि v इनिशियल ये है बेटा, तो हमें जोड़ना क्या है माइनस का v इनिशियल, तो उल्टा कर दो, तो ये वाला हो जाएगा बेटा क्या v फाइनल प्लस का v इनिशियल, v फाइनल प्लस का माइनस ऑफ v इनिशियल। ये वाला है 20√2, ये वाला है 20√2, तो ये और ये, तो ये बन गया हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा 20√2 का होल स्क्वायर प्लस 20√2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये हो जाएगा 20√2 इंटू √2, ये होगा 20 मीटर पर सेकेंड। और ये जो डायरेक्शन आई है बेटा, ये आई है साउथ ईस्ट, ठीक बीचों बीच ये डायरेक्शन आई हुई है, ये आ गई साउथ ईस्ट। समझ गए कैसे हुआ, एक कार पहले जा रहा था 20√2 से नॉर्थ, फिर वो टर्न राइट 90 डिग्री पर राइट मुड़ गया, तो v फाइनल ये हुआ। अब हमें जो निकालना है वो चेंज इन वेलोसिटी, v फाइनल माइनस v इनिशियल, तो v फाइनल में ऐड कर दो माइनस v इनिशियल। अब रिप्रेजेंट करना स्टार्ट करो यहां से, ये है v फाइनल तो पैरेलली शिफ्ट कर दो v फाइनल, ये v इनिशियल तो माइनस का v इनिशियल, तो दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर, ठीक है। तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा बोलो, ये 20√2, ये 20√2, तो ये क्या हो जाएगा 20, और इसकी डायरेक्शन क्या हुई बोलो साउथ ईस्ट, दिस वन इज साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ जाते हैं वर्कशीट 4 की तरफ। हम लोग वर्कशीट 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। वर्कशीट 4 के जो अच्छे क्वेश्चन हैं पहले वो बताऊंगा मैं,
ध्यान दें, वर्कशीट 5 में ये डाउट है, बता देंगे। वर्कशीट 2 क्वेश्चन नंबर 5। चलो एक बार वर्कशीट 2 का क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। एक बच्चे का आया हुआ है वर्कशीट 2 का क्वेश्चन नंबर 5 नंबर। वर्कशीट 2 के क्वेश्चन 5 में कुछ नहीं है बेटा, आप ध्यान दें। वर्कशीट 2 का क्वेश्चन नंबर 5 ये क्या कहता है, एफ वेक्टर बराबर 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 प्लस 4 प्लस 16, ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 3√5। एंगल मेड फ्रॉम वाई एक्सिस कॉस बीटा बराबर ए वाई अपॉन ए वाई है 2 अपॉन ए है 5 3√3, तो कॉस बीटा बराबर 2 अपॉन 3√5 और बीटा हो जाएगा बेटा कॉस इनवर्स 2 अपॉन दिस। बीटा ये हो जाएगा, ये क्लियर है। अच्छा ये भी आपको पता है क्वेश्चन नंबर 10 में एक 4 वेक्टर को, वर्कशीट 2 का जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसको आपको पता है ना, क्वेश्चन नंबर 10 वैसे बताए, एक फोर्स ये है और उसको रोटेट कर दिया है अल्फा से, तो वेक्टर को रोटेट करने से मैग्नीट्यूड नहीं बदलता, तो मैग्नीट्यूड जो है वो बराबर करना है। आपको ये बात पता ही है कि मैग्नीट्यूड को बराबर कर देना है और बी का आंसर आ जाना है। ठीक है, अब हम लोग वर्कशीट 4 की तरफ चलते हैं। वर्कशीट 4, वर्कशीट 4 की तरफ हम लोग चलते हैं। जरा एक बार वर्कशीट 4 देखेंगे आप एक बार, ध्यान दें। वर्कशीट 4 वर्कशीट 4 में जो डाउट है पहले वो ले लेता हूं मैं। वर्कशीट 4 में यहां पे एक बच्चा लिखा है अपूर्व। अपूर्व कहता है 2 और 9 नंबर में दिक्कत है सर, 2 नंबर और 9 नंबर में दिक्कत है। ठीक है, और एक बच्चे का पहले मैं देख लेता हूं कि डाउट आया हुआ क्या क्या है। डाउट आया हुआ क्या है वर्कशीट 4 में, 2 4 8 10 12। ये वर्कशीट में 2 4 8 10 और 12 वर्कशीट 4 में एक बच्चे का डाउट ये है। एक बच्चे का डाउट है, इसमें जो अच्छा क्वेश्चन होगा वो बताऊंगा, 5 6 8। ठीक है, एक बच्चे का डाउट ये है, एक बच्चे का डाउट ये है, एक कहता है 10 और 12 में दिक्कत है, केवल 10 और 12 में दिक्कत है। ठीक है, ओके देख लेते हैं। जो आपके अच्छे डाउट हैं वो मैं अभी आपको बता देता हूं इनमें से। वर्कशीट 4, बाकी आप को और दिक्कत होगा आप मेरे पास व्हाट्सएप भेज देना। पहले 2 चैप्टर में आप फाइनल वर्कशीट सॉल्व करें। यूनिट डायमेंशन एरर और वेक्टर का फाइनल वर्कशीट आप सॉल्व करें, और आपको जो भी डाउट हो वो आप मेरे पास भेजते रहें, उसका सॉल्यूशन लिख के मैं भेज दूंगा। वर्कशीट, फाइनल वर्कशीट वेक्टर का सॉल्व करें आज के बाद, जब तक दूसरा चैप्टर जो चल रहा है वो अभी तब जब तक न्यूमेरिक नहीं हो जाता तब तक आप वेक्टर का फाइनल वर्कशीट सॉल्व कर लें, और उसका जो भी डाउट आप मेरे पास भेजेंगे तो मैं उसका सॉल्यूशन आपको भेज दूंगा। ठीक है, ताकि आप ये दोनों चैप्टर प्रॉपरली तैयार करें। मैं चाहता हूं हर स्टूडेंट जो टारगेट या फाउंडेशन का है, ये बेसिक के दोनों चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार करे। ओके, ध्यान देंगे जरा, यहां पे ध्यान दें मैं क्या बात कह रहा हूं। वर्कशीट 4 का क्वेश्चन नंबर 2 है। वर्कशीट 4 का क्वेश्चन नंबर 2, ABC 0, एंगल बिटवीन A एंड B। बात समझना, ABC बेटा 0 है। ठीक है, तो देखो ये मैंने कहा A वेक्टर, ये मैंने कहा B वेक्टर, और ये मैंने कहा C वेक्टर, तभी तो रिजल्टेंट इसका 0 है। यस, बता देंगे मान्य अभी वर्कशीट 9। समझना, ये A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर इज इक्वल टू 0। कहता है द एंगल बिटवीन A एंड B इज 150 डिग्री। A और B के बीच का जो एंगल है वो 150 डिग्री है, तो ये वाला जो एंगल है वो हो गया 30 डिग्री। A और B के बीच का जो एंगल है 150 डिग्री है। B और C के बीच का एंगल 120 डिग्री है। B और C के बीच का जो एंगल है वो 120 डिग्री है। B और C के बीच का एंगल, तो B को आगे बढ़ाएं, और कहता है अच्छा ये हो गया 150, तो ये 30, ये 20, तो ये 60,
अच्छा, तो ये वाला अपने आप बच जाएगा 90, ये बच जाएगा 90। तो आपको पता है ना, मैं नाम दे देता हूं बेटा, ये A है, ये B है, ये C है। तो तुम्हें क्या पता है बेटा, A अपॉन साइन 60, A अपॉन साइन 60 इज B अपॉन साइन 90 इज इक्वल टू C अपॉन साइन 30। आपको साइन फॉर्मूला पता है ना, क्या? A बाय साइन A, B बाय साइन B इज इक्वल टू C बाय साइन C। A बाय साइन A इज इक्वल टू B बाय साइन B। ठीक है, अच्छा मैं क्या बता रहा था जरा देखते हैं। अभी हम लोग वर्कशीट 4 के क्वेश्चन पर थे। अच्छा ठीक है, तो ये आप समझ गए, A बाई साइन 60, B बाई साइन 90 और C बाई साइन 30। तो ये हो जाएगा A अपॉन रूट 3। ये है A B C के मैग्नीट्यूड का रेशियो बताइए। A अपॉन रूट 3 बाई 2 इज इक्वल टू B बाई 1 इज इक्वल टू C बाई 1 बाई 2। 2A बाई रूट 3 बराबर है B के बराबर है 2C के। ठीक है, तो A B C का रेशियो बताना है, जरा देख लेंगे। पहले A अपॉन रूट 3 बाई 2 बराबर है B के, तो A क्या हो जाएगा बोलो, रूट 3 बाई 2B। ओके, चलो B बराबर है 2C के, तो C क्या हो जाएगा बोलो, B बाई 2। तो A B C का रेशियो क्या हो जाएगा, A रेशियो B रेशियो C। A किसके बराबर है, रूट 3 बाई 2B के बराबर है। B किसके बराबर है, खुद B है। C किसके बराबर है, 1 बाई 2 के। तो रूट 3 रेशियो 1, रूट 3 रेशियो 2 रेशियो 1 हो जाएगा। देखो बेटा, सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा, और रूट 3 रेशियो 2 रेशियो 1 हो जाएगा। ये आप समझ गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे बेटा। सबको हमने पहले A को भी B के टर्म में लिख लिया, C को भी हमने B के टर्म में लिख लिया, और हमने इसका सॉल्यूशन लिख दिया। ठीक है, अब आगे आ जाएं। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाएंगे। इसमें वर्कशीट 4 का क्वेश्चन नंबर, देखो हर क्वेश्चन बहुत डाउट है इनमें, ज्यादातर आपको मैं भेज चुका हूं। जो अच्छे क्वेश्चन है वो मैं बता देता हूं अब। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन अपन चले जाते हैं किस पर, क्वेश्चन नंबर 4 देख लो इसका एक बार। 3 का तो 120 हो जाएगा, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ एक बार देख लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है n वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, तो n बराबर 2 के लिए 2 इक्वल मैग्नीट्यूड यदि लगेगा तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा बेटा, रिजल्टेंट हो जाएगा 0। 3 इक्वल मैग्नीट्यूड यदि लगेगा, इक्वल मैग्नीट्यूड और एंगल हो गया 2 पाई बाय n। 2 पाई बाय n मतलब पहले यदि 2 हो गया तो पाई पर, और 2 पाई बाय n मतलब ये 120 पर। तो 120 पर बेटा यदि 3 फोर्स लगेगा तो इसका भी रिजल्टेंट जो है वो 0 हो जाएगा। और कहता है 4 फोर्स यदि लगेगा 2 पाई बाय n पाई बाय 2 पर, मतलब एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर, तो भी रिजल्टेंट जो है वो 0 हो जाएगा। इसका मतलब n फोर्स यदि 2 पाई बाय n एंगल पर लगेगा तो उनका जो रिजल्टेंट है वो 0 हो जाएगा बेटा। n फोर्स यदि 2 पाई बाय n पर लगेगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी में। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, इस ऐसा एक सिमिलर क्वेश्चन बताया हुआ है, लेकिन एक बार हिंट दे देता हूं, एक बार हिंट दे देता हूं मैं, जरा बात समझेंगे। 1 हिंट, ओके। एक बार हिंट दे देता हूं मैं, बात समझें। क्वेश्चन नंबर 9 का एक बार मैं हिंट दे रहा हूं। कह रहा है द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 फोर्सेज, सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 फोर्सेज इज इक्वल टू 16। रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू स्मॉलर। रिजल्टेंट ये रहा P और ये रहा बेटा रिजल्टेंट। रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू स्मॉलर।
तो इसको कह दो 16 माइनस पी एंड हैविंग ए मैग्नीट्यूड ऑफ 8 न्यूटन। तो क्या हो जाएगा बोलो बेटा, 8 का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस पी का स्क्वायर। और इसको सॉल्व कर लोगे, 2 का सम 16 है तो ये हुआ p, ये हो जाएगा 16 माइनस पी, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा रिजल्टेंट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा p का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16, क्योंकि इसका ऐसे बनेगा दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर। ठीक है, आंसर आ जाएगा, खुद सॉल्व करोगे। इसी का मैं एक क्वेश्चन नंबर 10 और 12 बता देता हूं एक बार, या 11 12 बता देता हूं, जरा समझ लेंगे। ठीक है, ध्यान दें, 12 नंबर क्वेश्चन पर जरा ध्यान देना। इसी का क्वेश्चन नंबर 12 बता रहा हूं मैं एक बार, इसका 12 नंबर क्वेश्चन जरा आप समझें एक बार। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन, डाउट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन ये बात मैं समझता हूं कि जब आप पूरा निकालेंगे तभी आप मेरे से डाउट पूछ पाएंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे निकालने भाई, यूनिट डायमेंशन, एरर और वेक्टर, ये मैं बार बार कह रहा हूं, बेसिक के चैप्टर आप मजबूत करें, ये बहुत जरूरी है। ध्यान देना जरा, कौन सा क्वेश्चन है बेटा, 13 नंबर क्वेश्चन। एक कैरम बोर्ड है 4x4 का, एक कैरम बोर्ड है 4x4 का। ठीक है, 4x4 का ये कैरम बोर्ड है, ये 4 फीट बाय 4 फीट का ये कैरम बोर्ड है। ठीक है, हैज द क्वीन एट द सेंटर, द क्वीन हिट द स्ट्राइकर, मूव टू द फ्रंट एज एंड रिबाउंड। यहां पे क्वीन पर आया है, ये क्वीन पहले यहां जाता है, रिबाउंड होता है और यहां पे आ जाता है। ठीक है, कहता है क्वीन हिट बाय द स्ट्राइकर, मूव टू द फ्रंट एज, रिबाउंड एंड गोज टू द होल। यहां पे ये जाता है और फिर ये होल पे जाकर के चला जाता है। ठीक है, मैं कह रहा हूं ये सिचुएशन हो गई है। ओके, अब बात समझना एक बार जरा। अब मैं यहीं से चाहे तो कोऑर्डिनेट ले लेता हूं, यहीं कोऑर्डिनेट ले लेता हूं। ठीक है, एक बात समझना, जब ये टकराएगा तो जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा, ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा। ठीक है, अब मेरी बात समझना, यहां पे मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूं, ये वाला थीटा है बेटा, और यहां से यहां तक कितना है, यहां से यहां तक 2 फीट है। ठीक है, तो ये वाला कितना हुआ इस वाले को मैं ले लेता हूं x, तो ये वाला क्या होगा, यहां से यहां तक 2x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, x बाय 2 फीट। ठीक है, और यहां से यहां तक यदि मैं y मान लूं, ये वाला x माना है, ये वाला y, तो y अपॉन 4 फीट। ये बात आप समझे। सर प्लीज क्वेश्चन 10 ऑफ वर्कशीट 4 बता देंगे। ठीक है, ध्यान दोगे जरा, बता दूंगा बेटा, पहले 12 नंबर क्वेश्चन समझ लो, फिर 10 भी बता दूंगा। यहां समझना बात, यहां ये स्ट्राइकर है, ये जाके टकराया और यहां से टकरा करके ये कहां पे आ गया, यहां आ गया। मैं कह रहा हूं ये थीटा तो ये वाला थीटा। ठीक है, जाके टकराया, उसी एंगल पे लौटा। अब मेरी बात समझना, tan थीटा क्या होगा, दिस x, और यहां से यहां तक 2 फीट, और यहां से यहां तक tan थीटा में ये क्या है 4 फीट, तो ये क्या होगा y। तो tan थीटा बराबर x बाय 2 फीट, तो x बराबर y बाय 2, और y बराबर हो जाएगा 2x। x प्लस y बराबर 2 फीट और x प्लस 2x बराबर 2 फीट, तो x बराबर 2 बाय 3 फीट। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है बेटा, ये 2 बाय 3 फीट आ गई। ठीक है, तो सबसे पहले कहता है o, सबसे पहले क्या कहता है ये जरा समझना। सबसे पहले कहता है कि सेंटर से फ्रंट एज OP, तो OP क्या हो जाएगा, OP का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बोलो, ये वाला 2 फीट का स्क्वायर और 2 बाय 3 फीट का स्क्वायर, 4 प्लस 4 बाय 9, ये क्या हो जाएगा बोलो, 36 प्लस ये हो जाएगा 40 बाय 9, 2 बाय 3 रूट 10 फीट, ये हो जाएगा पहला। फिर बोल रहा है फ्रंट टू एज, यहां से लेकर के यहां के बीच का डिस्टेंस कह रहा है बेटा, तो ये कह देता हूं पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड, या पी क्यू का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बोलो,
अब यहां पे देखो, यहां से यहां तक 4 फीट और यहां से यहां तक 4/3 फीट, तो बोलो ये 4 फीट यहां से यहां तक और ये हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस है तो क्या हो जाएगा 4/3 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 16/16/9, ये हो जाएगा 144 प्लस 16/9, ये हो जाएगा 160/9, 4/3 रूट 10 फीट, 4/3। ठीक है, फिर अगला क्या कह रहा है, कह रहा है सेंटर से होल यहां से लेकर के बेटा यहां तक, तो ये वाला 2 फीट और ये वाला 2 फीट, तो ओ क्यू जो कह रहा है वो क्या हो जाएगा बोलो, ये 2 फीट और ये 2 फीट, तो ये हो जाएगा 2√2 फीट, 2 फीट 2 फीट, तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा बेटा 2√2 फीट। तो ये हमने पूरा निकाल लिया। ओ से पी की डिस्टेंस पूछा था, पी से क्यू की पूछा था और ओ से क्यू की डिस्टेंस पूछा था, ये हमने पूरा निकाल लिया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे आप। जो कह रहा था वो हमने निकाला है, ध्यान दोगे जरा नेक्स्ट पर, अच्छे क्वेश्चन को इंक्लूड करना पड़ेगा आप मुझे एक बार, जितना टाइम है उसमें इंपॉर्टेंट डाउट बता दिया गया है। ठीक है, ध्यान देंगे जरा, एक 10 नंबर क्वेश्चन पर आया हुआ है, जरा इसी का 10 नंबर क्वेश्चन देखो, वर्कशीट 4 का, वर्कशीट 4 का 10 नंबर क्वेश्चन देखोगे आप, 4 क्वेश्चन नंबर 10, यह है पार्टिकल मूव ऑन ए सर्किल विथ यूनिफॉर्म स्पीड, सर्किल पर एक पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड से मूव हो रहा है। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड, ए पार्टिकल मूव ऑन ए सर्किल विथ यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब मैग्नीट्यूड नहीं बदलता है, जब ये थीटा एंगल से घूमता है, ये रहा थीटा एंगल, तो ये हो जाएगा बेटा वी फाइनल, लेकिन मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा। बोल रहा है चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो चेंज इन मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बोलो, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, तो चेंज इन मैग्नीट्यूड तो 0 है ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो चेंज हुआ नहीं है, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ है, ये हुआ मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं है क्योंकि जो स्पीड यहां है वही स्पीड यहां पे है। ठीक है, अच्छा फिर बोल रहा है चेंज, फिर बोल रहा है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, तो इनिशियल यहां पे है, तो मैंने इनिशियली को यहां कह दिया, अब ये एंगल थीटा, ये 90, तो 90 माइनस थीटा, और ये वाला 90 तो ये वाला थीटा, तो v इनिशियल से v फाइनल क्या एंगल बना रहा है, तो v फाइनल माइनस v इनिशियल का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, दो वेक्टर के डिफरेंस का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, वेक्टर p माइनस q का मैग्नीट्यूड क्या होता है बोलो, p माइनस q का मैग्नीट्यूड p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq cos थीटा, क्या हो जाएगा बोलो यहाँ पे 2v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर cos थीटा, यहां कॉमन हो जाएगा 2v स्क्वायर 1 माइनस cos थीटा, और ये हो जाएगा 2v स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और ये हो जाएगा 2v साइन थीटा बाय 2। 1 माइनस का cos थीटा क्या लिखा जा सकता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 लिखा जा सकता है, 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, ये कैसे, ये खुद आप करेंगे। ओके, आगे बढ़ें, कैसे हुआ ये जानते हो ना, ये मैंने पीछे भी काम में लिया है, cos थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, इसका हमने ये देख लिया बेटा। वर्कशीट 5 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, वर्कशीट 5 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, ध्यान देंगे जरा, वर्कशीट 5,
आप लोग वेक्टर का टेस्ट देने के लिए प्रॉपरली आप प्रिपेयर्ड हैं? वर्कशीट 5 की हम लोग बात करेंगे, वर्कशीट 5 की बात करेंगे हम लोग। वर्कशीट 5 में जो कुछ बच्चों का डाउट है वो क्या है, 2, 9, 10, 14, 2, 6, 9, 10, 14, ये कुछ बच्चों के डाउट हैं जो अच्छे क्वेश्चन हैं, हम लोग उसकी बात कर लेते हैं वर्कशीट 5 में। वर्कशीट 5 में जो अच्छा क्वेश्चन है उसकी बात हम लोग कर लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो, इफ a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, ठीक है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 3, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 5, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 7, एंगल बिटवीन ए एंड बी बताना है, एंगल बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, एंगल बिटवीन ए एंड बी बताना है हमें बेटा। ओके, तो आप बात समझना, मैं लिख दूं क्या, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी कर देता हूं, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो, a प्लस बी का a प्लस बी से और माइनस सी का माइनस सी से डॉट प्रोडक्ट करो, ये हो जाएगा a डॉट ए स्क्वायर। देखो बेटा कैसे होगा, ये डॉट प्रोडक्ट करना आना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर सी स्क्वायर। ए का मैग्नीट्यूड क्या है 3 स्क्वायर, बी का क्या है 5 स्क्वायर, 2a डॉट बी बराबर सी क्या है 7 स्क्वायर। ये हो जाएगा 9 प्लस 25 प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू 49। तो 2ab, a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू 5 cos थीटा, 49 माइनस 34, 30 cos थीटा इज इक्वल टू 15, cos थीटा इज 1/2, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। नेक्स्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या था, कोई अच्छा बहुत बढ़िया क्वेश्चन नहीं है बेटा, ध्यान दो जरा। वर्कशीट 5 क्वेश्चन नंबर 14 का 3 नंबर पार्ट, ठीक है मोनिका, अभी मैं देख लूंगा। ओके, छह नंबर कोई बहुत बेहतरीन क्वेश्चन नहीं है, देख लोगे। a बराबर √26, b बराबर 7, a इंटू बी का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा, ये दिया हुआ है 35, तो क्या हो जाएगा बोलो, a बराबर √26 है या क्या है वो जरूर पूरा नहीं दिख रहा है, लेकिन देख लेते हैं। √26 इंटू 7 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 35, साइन थीटा इज इक्वल टू 5/√26, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो बेस क्या हो जाएगा बोलो, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस का बेस हो जाएगा 1, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस 1/√26। तो कह रहा है a डॉट बी निकालिए, ए बी, कितना नंबर क्वेश्चन था, 6 नंबर। ए बी कॉस थीटा निकालिए, ए है √26, बी है 7 और कॉस थीटा 1/√26, तो ये हो जाएगा 7, ठीक है बेटे। 9 नंबर क्वेश्चन देखो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम खुद करोगे बेटा, ए क्रॉस बी होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, यदि साइड दिया हुआ है तो एरिया ऑफ पैरेललोपाइड, एरिया ऑफ पैरेललोपाइड होता है ए डॉट बी क्रॉस सी, ये ध्यान रखना। एरिया ऑफ पैरेललोपाइड ये होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये होता है ए डॉट बी, और एरिया ऑफ पैरेललोपाइड ये होता है ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है, घनाभ टाइप। अच्छा, इसी में जरा हम लोग बात पर ध्यान दे रहे हैं, और कौन सा क्वेश्चन, कोप्लेनर 10 नंबर क्वेश्चन कोप्लेनर प्रूफ करने के लिए ए डॉट 12 ऑफ वर्कशीट 5 लेना। ओके, देख लेता हूं मैं, ध्यान देंगे जरा। क्वेश्चन 10 नंबर क्या कह रहा है बेटा, a बराबर 2i माइनस जे प्लस के, बी बराबर i
प्लस 2j माइनस 3k और c बराबर 3i माइनस वाई जे प्लस 5k कैप। कोप्लेनर है। कोप्लेनर की शर्त होती है a डॉट बी क्रॉस c बराबर 0। ये हो जाएगा 2 माइनस 1 1 1 2 माइनस 3 3 माइनस वाई 5 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको सॉल्व कर लेना, मैं इसमें अभी ज्यादा नहीं जाऊंगा। कैसे सॉल्व होगा ये पता चल जाएगा, इसको आप सॉल्व कर लेना एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ y। ये आपको पता होना चाहिए कैसे सॉल्व होगा अब ये। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दें बेटा। 12 नंबर एक अच्छा क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दें और 14 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दें एक बार आप। 12 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे बेटा। कह रहा है आई कैप क्रॉस ए वेक्टर इंटू आई कैप प्लस जे क्रॉस ए वेक्टर इंटू जे प्लस के क्रॉस इंटू ए वेक्टर इंटू के। तो ध्यान देना जरा बेटा, सबसे पहले एक टर्म लो। मैं कह रहा हूं लेट ए वेक्टर बराबर ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। तो ए क्रॉस आई क्या हो जाएगा वो बताओ। ए क्रॉस आई ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप का आई कैप के साथ। आई कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बोलो। आई से आई का 0, जे क्रॉस आई माइनस का के और के क्रॉस आई प्लस का जे। यही होगा ना। ये आप समझ रहे हैं बात कैसे हुआ है। आई जे के, तो कह रहा है जे क्रॉस आई हो जाएगा नेगेटिव और के क्रॉस आई से जे से ये हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक, अब देखो आई क्रॉस आई, तो ए क्रॉस आई की वैल्यू रख दो। आई क्रॉस माइनस ए वाई के कैप माइनस ए जेड जे कैप। आई क्रॉस के माइनस जे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए वाई जे कैप और आई क्रॉस जे के कैप। ये देखो आई क्रॉस के क्या हो जाएगा बोलो। आई क्रॉस के दिस वन इज दिस आई क्रॉस के माइनस का जे कैप, तो माइनस माइनस प्लस और आई क्रॉस जे क्या हो जाता है बोलो के कैप, तो ये हो जाएगा ए जेड के कैप। इसका मतलब समझना बेटा, अब इसका मतलब जरा समझ लेना क्या हुआ है। आई क्रॉस आई किसके बराबर है। ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। सिमिलरली जे क्रॉस जे किसके बराबर होगा। ए एक्स आई कैप प्लस ए जेड के कैप। सिमिलरली के क्रॉस के किसके बराबर होगा। ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। क्यों होगा, क्योंकि जब आई वाला था तो यहां जे और के आया, जब जे वाला है तो आई और के आएगा, जब के वाला है तो आई और जे आएगा। ठीक है, तो तीनों को जोड़ दो, ये हो जाएगा 2ax आई कैप प्लस 2ay जे कैप प्लस 2az के कैप। ये डबल ऑफ हो जाएगा ax आई ay जे az के, तो ये हो जाएगा डबल ऑफ ए वेक्टर। दिस वन इज डबल ऑफ ए वेक्टर हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो कैसे हुआ है ये आप समझ रहे हैं। और एक 14th नंबर क्वेश्चन पर जरा ध्यान दो। 14th नंबर क्वेश्चन पर आप ध्यान देंगे जरा। ठीक है, ध्यान दो क्वेश्चन नंबर 14th। क्वेश्चन नंबर 14th पर ध्यान देंगे जरा। 14th नंबर क्वेश्चन समझ लेना अब एक बार। ए यूनिट वेक्टर अलोंग द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट इज आई कैप एंड रिफ्रैक्टेड। तुम्हें पता ही है ये होता है मीडियम 1 और ये होता है बेटा मीडियम 2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है मीडियम 1, ये है मीडियम 2। कह रहा है आई कैप के अलोंग एक यूनिट वेक्टर आके गिरता है, तो एक यूनिट वेक्टर जो है वो आई कैप है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, रिफ्रैक्टेड जो है, मान लो रिफ्रैक्ट हो जाता है बेटा, ये वाला हम कह रहे हैं कि आई कैप है, ये वाला मैं कह रहा हूं कि आई कैप है यूनिट वेक्टर, और बाद में रिफ्रैक्ट हो जाता है, ये आर कैप है।
ठीक है, इसको कहते हैं नॉर्मल और इस वेक्टर को कहेंगे एन कैप। देखो एक मीडियम में रिफ्रैक्शन किसको कहते हैं? जब एक इंसिडेंट रे आता है अपनी पाथ को चेंज करता हुआ मीडियम 2 में चला जाता है तो उसको रिफ्रैक्शन कहते हैं। ये आता है पाथ को चेंज करता हुआ चला जाता है तो उसको क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, इस वाले एंगल को आई एंगल कहते हैं, इस वाले एंगल को आर एंगल कहते हैं। ये वाला एंगल आई, ये वाला एंगल आर। कहता है वेक्टर फॉर्म में स्नेल्स रूल लिखिए, वेक्टर फॉर्म में लिखिए स्नेल्स रूल। बात समझ लेना, क्या होता है स्नेल्स रूल? साइन आई बराबर म्यू साइन आर, साइन आई बराबर म्यू साइन आर। यदि इसका म्यू 1 है और इसका, तो साइन आई बराबर म्यू साइन आर। साइन कब आएगा? क्रॉस में। तो मैं लिख देता हूं आई क्रॉस एन बराबर म्यू एन क्रॉस आर। एक बार देखना जरा, सबसे पहली चीज देखनी होगी क्या आई क्रॉस एन और एन क्रॉस आर की डायरेक्शन सेम है। सबसे पहली क्या देखनी होगी कि आई क्रॉस एन और एन क्रॉस आर की डायरेक्शन सेम है क्या? तो आई के लिए तुम इसको आगे बढ़ाओ, ये है आई कैप, आई क्रॉस एन। आई से एन की तरफ फिंगर मूव कराते हैं, आई से एन की तरफ फिंगर मूव कराते हैं, क्या हो जाएगा? के कैप। तो ये वाला के कैप में है। एन क्रॉस आर, एन से आर की तरफ माइनस के कैप में है, तो ये गलत हो गया। ये मैं लिख देता हूं आर क्रॉस एन। तो ये बात आप देख ही लिए कि आई क्रॉस एन की जो डायरेक्शन है वो के कैप में है और आर क्रॉस एन की भी डायरेक्शन के कैप में है, क्योंकि आई वेक्टर ये वाला है बेटा। तो पैरेलली शिफ्ट करेंगे तो आई वेक्टर ये है, एन वेक्टर ये है। तो ये आई क्रॉस एन की डायरेक्शन ये रही के कैप में और आर क्रॉस एन की भी। तो ये बात होगी। अब देखो आई और एन के बीच का एंगल, ये नहीं है एंगल बिटवीन वेक्टर, ये है आई वेक्टर, लेकिन ये नहीं है क्योंकि इसका तो ये क्या है? टेल, और इसका ये क्या आ रहा है? हेड। तो क्या करें? पीछे बढ़ाएं, तो ये एंगल होगा आई और एन के बीच का एंगल। तो एंगल हो गया ये ए बी साइन थीटा। कैप का मतलब ए क्रॉस बी, कैप का मतलब मैग्नीट्यूड 1। तो ए बी साइन थीटा एंगल हो गया 180 माइनस आई, और ये हो गया ए बी साइन थीटा। और आर कैप और एन कैप के बीच का एंगल 180 माइनस आर। ये भी आपको ध्यान रखना है कि एंगल बिटवीन आई कैप एंड एन कैप है 180 माइनस आई, और एंगल बिटवीन आर कैप एंड एन कैप ये भी है 180 माइनस आर। ये नहीं है एंगल, क्योंकि इसका हेड आ रहा है तो आगे बढ़ाना पड़ेगा। और ये रहा आर वेक्टर और ये रहा एन वेक्टर, एंगल है 180 माइनस आर। साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव देता है, साइन आई बराबर म्यू साइन आर, इसलिए ये हो जाएगा वेक्टर फॉर्म। क्या हो जाएगा? वेक्टर फॉर्म बेटा। साइन लाने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, ये बात तो क्लियर हुई। साइन लाने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है। और ये भी देख लिया क्या आई क्रॉस एन की डायरेक्शन, पहले मैंने एन क्रॉस आर लिखा था, डायरेक्शन ही मैच नहीं किया। पहले मैंने एन क्रॉस आर लिखा था, डायरेक्शन मैच नहीं किया, क्योंकि एन क्रॉस आर इधर होता और आई क्रॉस एन इधर होता। तो आर क्रॉस एन लिखा मैंने, यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड हैविंग 1, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है। तो ये हो गया 1 1 देश। अब ये बैठ गया, तो यही इसका आंसर है। आई कैप क्रॉस एन कैप इज इक्वल टू म्यू आर कैप क्रॉस एन कैप, ये इसका आंसर है बेटा। ठीक है, आप लोगों को डाउट बता दिया गया है। आई होप कि आपने पहले 2 चैप्टर आप बेहतर तैयार कर लिए हैं। इन 2 चैप्टरों को आप पढ़ लें, आप वेक्टर का टेस्ट देने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। अब वेक्टर का फाइनल वर्कशीट भी आप प्रॉपरली निकाल लें। क्लियर है? एरिया ऑफ पैरेललोपाइड मैंने बता दिया, ए डॉट बी क्रॉस सी ट्रिपल प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होता है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, आपका मैंने यूनिट डायमेंशन एरर आपको पढ़ा दिया, उसका वर्कशीट 1 to 5 डिस्कस कर दिया, फाइनल वर्कशीट भी आपको दे दिया मैंने। वेक्टर में आपको काफी पढ़ाया हुआ है, आप वेक्टर उसको तरीके से पढ़ें, दोनों चैप्टर की कॉपियों को। और आपका जो लेवल है वेक्टर और यूनिट डायमेंशन एरर में, क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा रखा गया है, ताकि मेडिकल लेवल तक कहीं भी फंसने की कोई जरूरत ना पड़े किसी बच्चे को। ठीक है, तो अब आप लोग वेक्टर का भी फाइनल वर्कशीट सॉल्व कर लें, और आई होप कि आप इन दोनों चैप्टरों को आप बेहतर तैयार करेंगे, क्योंकि आप टारगेट 1 में हैं,
अब मैं टारगेट 2 और 3 का भी चैप्टर 1 और 2 तैयार करवाऊंगा और आगे आप लोगों का कॉमनली चल ही रहा है, क्योंकि सभी टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 तीनों बैचों का मैं यूनिट डायमेंशन एरर और वेक्टर पहले प्रॉपरली तैयार करवाऊंगा, ठीक है, तीनों ही बैच का। और आगे जो है वो मैथ्स और काइनेमेटिक्स आप लोगों का कंटिन्यू है। ओके, तो टारगेट 1 का ये कंप्लीट हो चुका है, टारगेट 2 में अपन वेक्टर पे चल रहे हैं, टारगेट 3 यूनिट डायमेंशन पे चल रहे हैं, तो उनका भी हम लोग थोड़े दिनों में मैं बराबर ले आऊंगा इन सब का, और कॉमनली तुम लोग आगे पढ़ ही रहे हो, ठीक है। ओके, आई होप कि आप यूनिट डायमेंशन एरर और वेक्टर को प्रॉपरली प्रिपेयर करेंगे। अभी भी कोई बच्चा यदि प्रॉपरली प्रिपेयर नहीं किया है तो प्लीज वो पूरा पढ़े, उसको पूरा करे, और जहां तक हो सके वो मेरे से पूछ सकता है। वेक्टर का फाइनल मार्कशीट आप लोग अब करना स्टार्ट कर दें, उसको भी आप मेरे पास भेज सकते हैं करके, जब तक आपको दूसरे चैप्टरों में वर्क नहीं मिल रहा है आप वेक्टर का फाइनल वर्कशीट कर लें। ओके, थैंक यू ऑल।